हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज हम जैसा कि है मैं ये जो लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर मैं बीएनएस के जो इम्पोर्टेंट या हम कह सकते हैं मेनली जो ऑफेंस बनते हैं उसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो आज का मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। वैसे तो मैं इसके अंदर जो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के ही ऑफेंस इसके अंदर मैं कवर अप करना चाह रही थी, लेकिन क्या है कि डिटेल में वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो रही थी और मैं शॉर्टकट में समझाना नहीं चाह रही थी। तो 3-4 दिन हो गए मुझे सोचते सोचते, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज जितना भी मैं जितना बता सकती हूँ उतना मैं वीडियो के थ्रू बताऊँ। तो अपन बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वैसे तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप मेरे से पर्सनली आप मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और आप पर्सनली मतलब जैसे एक फर्स्ट क्लास के बच्चों को कैसे समझाया जाता है वैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नॉलेज सभी को ही है। ऐसा नहीं है, आप एलएलबी कर क्लियर करके आए हो, एलएलएम भी कर रखी है बहुत सौ ने, और बहुत अदर डिप्लोमा भी ले रखे होंगे लोग के अंदर। तो लेकिन हमारी क्या होती है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप किसी न किसी मेंटर के साथ हमेशा जुड़े रहें, ठीक है। मैं भी इवन पढ़ा भी रही हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके बावजूद मैं पढ़ने के लिए मैं खुद भी सेल्फ पढ़ती हूँ, और मेरे जो भी मेरे मेंटर है उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ लगातार, ठीक है, जिससे कि मेरे नॉलेज का अपडेशन रहे, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा लो हट करके ही ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करें, और मेरी क्लासेस हैं जो आप क्लासेस ऑनलाइन आप ले सकते हैं। और मैं उसमें मैं एज अ लो स्टूडेंट नहीं पढ़ाती हूँ। मैं जैसे एक बच्चे को एबीसीडी कैसे सिखाई जाती है वैसे मैं लो उस तरीके से मैं सिखाती हूँ, ताकि वो किसी भी तरह का कंपटीशन, किसी भी स्टेट का कंपटीशन वो दे पाए, फाइट कर पाए, और उसको एक बेटर रिजल्ट मिले, सिलेक्शन मिले, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिया है अबेटमेंट, ठीक है। अबेटमेंट एक ऑफेंस नहीं है। अबेटमेंट मतलब एक तरह की फीलिंग है, ठीक है। फीलिंग है जो ऑफेंस का रूप ले लेती है, ठीक है। अबेटमेंट के लिए पर्टिकुलरली कोई पनिशमेंट वैसे नहीं दे रखी है, ठीक है। वो ऑफेंस के साथ मिलकर ही मतलब ऑफेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अपन अबेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है अबेटमेंट, ठीक है, जो चैप्टर 4 में बताया गया है, ठीक है। ऑफेंस की जो शुरुआत होती है बीएनएस के अंदर वो चैप्टर 4 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जो क्रिमिनल एक्ट जो हमारे इंडिया के अंदर चेंज हुआ है उसका जो मेजर इम्पैक्ट जो पड़ा है वो बीएनएस के ऊपर ही पड़ा है। इन्होंने बीएनएस में ही बहुत सारे सेक्शन को ऊपर नीचे कर दिया है, जिससे थोड़ा सा हमें क्या आईपीसी की आदत पड़ रही है, मुझे भी वो कई बार आईपीसी बोलना ज़्यादा ईजी लगता है। तो कहीं ना कहीं वो सेक्शन हमारे टच में हो जाते हैं, बीएनएस के थोड़े से नहीं रह पाते हैं, ठीक है। चीज़ें सेम हैं, थीम सेम है, बस थोड़ा सा सेक्शन क्या हुआ है ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। तो अपन अबेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर जो 4 है वो अबेटमेंट के बारे में भी बताता है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में भी बताता है, और इसका अटेम्प्ट जो होता है, इसका प्रयास जो होता है उसके बारे में बताता है। एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, मेरी जो प्रोफिशेंसी है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अच्छी है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप इंडिया के किसी भी लोअर कोर्ट के अंदर आप काम करोगे तो लोकल लैंग्वेज जैसे कि अपनी जो हिंदी होती है मेनली, ठीक है ना, तो हिंदी और उर्दू के अंदर काम होता है, ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यदि आप जाते हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर एज ए जज जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही देखने को मिलेगी। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप अगर जैसे भी पढ़ रहे हो आप डिग्लोट में पढ़ाई करो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलो, जिससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, और उसके साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो अबेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि है सेक्शन इसके अंदर दे रखा है 45। पहले आईपीसी का 107 होता था, अब 45 है। क्या कहता है? अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग हु इंस्टिगेट्स एनी पर्सन। पहला है, 3 तरीके से क्या हो सकता है, अबेटमेंट हो सकता है, ठीक है। 3 तरीके से अबेटमेंट हो सकता है। पहला तो है वन इंस्टिगेशन, दूसरा है इंगेज, और तीसरा है इंटेंशनल एड, मतलब उकसा के हो सकता है, ठीक है, उसको इंगेज करके, हायर करके, या किसी भी वे में हो सकता है। इंटेंशनली एड उसकी सहायता लेके हो सकता है, ठीक है।
तो 3 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अबेटमेंट 3 तरीके से क्या हो सकता है, अबेटमेंट हो सकता है, ठीक है। एंगेज करके, उसको शामिल करके किया जा सकता है, उसको उकसा के किया जा सकता है और उसकी सहायता लेकर किया जा सकता है। तो अपन पढ़ते हैं, a person abates the doing of a thing who A instigates any person to do that thing, or B engages with one or more other person or persons in any conspiracy for doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। कहने का मत, और एक बार मैं लास्ट बार और पढ़ लेती हूँ। सी ए इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन डेट सॉरी द डूइंग ऑफ डेट थिंग। कहने का मतलब है, पहला तो इंस्टिगेशन, आप किसी चीज के लिए आप उसको उकसा के अबेट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है आप उसको शामिल करके, इंगेज करके, ठीक है, चाहे एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन, ठीक है, षड्यंत्र के थ्रू, थ्रू कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य करके और इलीगल ओमिशन करके, कोई भी ऐसी अवैध भूल करके, ठीक है, जो मतलब आपको नहीं करनी चाहिए लेकिन आप करते हो, ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा इंटेंशनली एड्स, किसी की जानबूझकर आप मदद करके या किसी की सहायता लेकर भी आप मतलब जो कर रहे हो वो अबेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अबेटमेंट इस तरीके से अबेटमेंट होता है, ठीक है। आप उकसा के करवा सकते हो किसी से कोई कार्य, किसी को शामिल करके करवा सकते हो, किसी की सहायता लेके कोई कार्य मतलब अपराध करवा सकते हो, उसे अबेटमेंट कहा जाता है। यहाँ पे अपराध नहीं लिखा है, यहाँ पे थिंक लिखा है, ठीक है ना। अपराध का रूप तो वो बाद में लेगा, ठीक है। अब ये तो था अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, किसी चीज का क्या है, उकसाना, अबेटमेंट करना, ठीक है। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं सेक्शन 45 के अंदर। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्टर विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरली कोजेस or procures or attempts to cause a procure a thing to be done is said to instigate that person। कहने का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ के ऐसा कोई बिल्कुल रिप्रेजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन करके, मतलब कोई तथ्यों को या किसी बात को कोई है ना जानबूझकर गलत बताकर, ठीक है, या छुपाकर, ठीक है, जानबूझकर क्या है, कंसील करना, छुपाना, ठीक है, कोई भी मटेरियल फैक्ट, ऐसे कोई तथ्य जो वो जानता है लेकिन जानबूझकर वो उसको गलत सलत बताता है या छुपाता है, ठीक है, जिसको वो डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है, जिसको वो बताने के लिए क्या है, बाउंड। ऐसी लैंग्वेज आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हो सेक्शन 17 के अंदर, ठीक है ना। 17-18 में भी पढ़ते हो, ठीक है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में, ठीक है। तो वॉलंटरी कोजेज और प्रोक्योर्स, और इस तरीके का कोई कार्य करता है या कोई ऐसी सहायता लेता है या प्रयास करता है ऐसा कोई कार्य करने के लिए, तो ऐसा कम माना जाता है कि वो उस चीज का क्या कर रहा है, इंस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। देखो अबेटमेंट के जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट हैं, आरजेएस में भी पिछली बार पूछे गए हैं, ठीक है, 2024 में जब मैंने मेंस दिया था तब उसमें भी पूछे गए थे। और आप अबेटमेंट के जो एग्जाम्पल है उनको ध्यान में रखें, ठीक है, हर किसी जुडिशरी में पूछे जा सकते हैं, लो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन देखते हैं। ए अ पुलिस ऑफिसर, ए एक पुलिस वाला है, इज ऑथराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम ए कोर्ट टू अप्रेंड जेड, ठीक है, जेड को पकड़ने के लिए क्या है, बाउंड है। बी नोइंग द फैक्ट, बी जानता है कि ऑल्सो डेट सी इज नॉट जेड, सी जेड नहीं है, लेकिन विलफुली रिप्रेजेंट ए टू सी, उस पुलिस वाले को ये कह देता है कि ये जो फलाना जो सी खड़ा है ना वही जेड है। कहने का मतलब पुलिस वाला राम को ढूंढने आया, बता देता है वो शाम को कि ये जो शाम दिख रहा है ना वही राम है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हुआ, सी को बता दिया उसने, जेड बता दिया। पुलिस वाले ने क्या किया, देयर बाय इंटेंशनली कोजेस ए टू अप्रिहेंड सी, ठीक है, और पुलिस वाले ने सी को पकड़ लिया जेड की से। बी अपेयर्स बाय इंस्टिगेशन फॉर एप्रीहेंशन ऑफ सी, तो बी ने क्या अपराध किया है, उसको पकड़वाने का, गलत तरीके से उसकी गिरफ्तारी करवाई है, पकड़वाने का अपराध किया है, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, जस्टिफाइड है उसका एक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है। दूसरा है एक्सप्लेनेशन 2, तो इस तरीके से कहता है कि इसमें हुआ है बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब जानबूझकर उसने तथ्यों को गलत साबित किया है, ठीक है, और जानबूझकर उसने तथ्यों को छुपाया है ताकि वो सी को पकड़वा सके, ठीक है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट था। एक्सप्लेनेशन सेकंड है, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act, thereby facilitate the commission thereof, is said to doing of that act।
अगर वो अपराध करते टाइम, अपराध करने से पहले या अपराध करते टाइम अगर उस कार्य के लिए फैसिलिटेट मतलब सहायता दे रहा है, किसी भी प्रकार से वो मदद कर रहा है या उसको सुकर बना रहा है, ठीक है, कि जिससे वो ऑफेंस हो जाए, ठीक है ना, तो भी वो चीज़ क्या समझी जाएगी, ठीक है, कमी अबेटमेंट समझा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी चीज़ क्या है, क्या अबेटमेंट समझा जाएगा, ठीक है। जो कोई या तो किसी कार्य के लिए किए जाने के पहले या किए जाने के समय उस कार्य के लिए जाने को सुकर बनाता है, फैसिलिटेट करता है और एतत् द्वारा उसके द्वारा किए गए सुनकर बनाता है, तो उस कार्य की सहायता करता है, तो वो अबेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अबेटमेंट 3 तरीके से होता है। फर्स्ट इज इंस्टिगेशन, दूसरा है इंगेजेस और तीसरा है इंटेंशनली एड। इसके दो एक्सप्लेनेशन है, जिसमें फर्स्ट में बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन और बिल्कुल कंसीलमेंट की बात की गई है और सेकंड एक्सप्लेनेशन के अंदर फैसिलिटेट करने की बात की गई है, ठीक है। तो होप कि समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत अबेटमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद है 46 के अंदर अबेटर कौन होगा, ठीक है। अभी तक तो अपन ने पढ़ा था कि अबेटमेंट क्या होगा, अब है अबेटर कौन होगा। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। पर्सन कौन सा होगा अबेटमेंट ऑफेंस करने वाला, या तो वो किसी अपराध के करने का अबेटमेंट कर रहा है, उसके लिए उकसा रहा है, या किसी चीज के लिए उकसा रहा है जो हो सकता है वो अपराध हो, ठीक है, अपराध हो, ठीक है। If committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention, or if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। कहने का मतलब है जो व्यक्ति उसको उकसा रहा है, ठीक है, उस तरीके वैसे ही व्यक्ति द्वारा, ठीक है, वैसे ही व्यक्ति द्वारा उस ऑफेंस अपराध को करने के लिए कैपेबल हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे 7 साल तक का बच्चा अपराध नहीं कर सकता तो नॉट कैपेबल है अपराध करने में, ठीक है। तो इन लोगों को छोड़ने के अलावा जैसे उसी सेम इंटेंशन से नॉलेज से अगर कोई क्या कार्य किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, अबेटर कहलाएगा। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो ऑफेंस के लिए उकसाता है, किसी कार्य करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए उकसाता है, वो पर्सन क्या है, अबेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से अबेटर की डेफिनेशन हो गई। अबेटर की जो एक्सप्लेनेशन है वो 5 दे रखे हैं। अबेटमेंट के एक्सप्लेनेशन 2 थे, ठीक है। पहला एक्सप्लेनेशन है द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो कहता है कि द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ टू बाउंड टू डू दैट एक्ट। कहने का मतलब है कि अबेटर चाहे उस लीगली बाउंड नहीं है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी है ना, मतलब उसका चीज़ का अबेटमेंट अगर इलीगल ओमिशन करता है, जानबूझकर अगर कोई भूल करता है तो उसका अबेटमेंट हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक पुलिस वाला है, ठीक है, उसको अपने सीनियर को रिपोर्ट देनी है कि इलाके के अंदर जितनी भी डकैती होती है उसकी रिपोर्ट बना के देनी है, ठीक है। पुलिस वाले को पता नहीं है डकैतियों के बारे में, लेकिन वहाँ पर एक सिटीजन है जैसे रामलाल है, उसको पता है यहाँ पर क्या कौन से लोग हैं जो डकैती करते हैं, और उनको उसको किसी न किसी रूप में पता है, ठीक है। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो दे, लेकिन है ना वो ड्यूटी मतलब वो है ना पुलिस वाले को बताता नहीं है डकैतियों के बारे में, ठीक है। तो उसने जानबूझ के इलीगल ओमिशन किया है, ठीक है। एक ऐसा करना कोई लीगली बाउंड नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसको देनी चाहिए थी, और वो इंटेंशनली क्या कर रहा है, एड कर रहा है, ठीक है। पुलिस वाले को डकैतियों की रिपोर्ट ना देकर और अपराध कराने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो उसको अबेटमेंट का दोषी जो रामलाल है उसको अबेटमेंट का दोषी माना गया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो लीगली बाउंड था, ठीक है, वो लीगली बाउंड नहीं था, सॉरी, लीगली बाउंड नहीं था, लेकिन उसको डकैतियों के बारे में देनी चाहिए थी, नहीं दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्राइम को फैसिलिटेट हुआ। अपन ने पढ़ा था अगर क्राइम फैसिलिटेट होता है, ठीक है, तो वो भी आदमी क्या माना जाएगा, अबेटर माना जाएगा, ठीक है, अबेटर माना जाएगा और अबेटमेंट हो जाएगा उस चीज का, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट था। दूसरा एग्जांपल है कि टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द अफेक्ट रिक्वेस्टिव टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। कहने का मतलब है ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस चीज़ के लिए उकसाया तो वो कार्य होना ही ज़रूरी नहीं है, या उसके रिजल्ट निकलना ही ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ए ने बी को उकसाया सी के मर्डर के लिए,
बी ने मना कर दिया, तो ए तो गिल्टी किसका माना जाएगा, अबेटिंग ऑफ मर्डर टू अबेटिंग ऑफ बी टू कमिट मर्डर। ठीक है, ए को तो फिर भी दोषी माना जाएगा, चाहे बी ने मना कर दिया हो, तो बी ने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो दोषी माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बी इंस्टिगेट ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी इन परजेंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप्ड डी, डी रिकवर्स फ्रॉम द बाउंड, ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ठीक है, कहने का मतलब है बी ने क्या दिया, ए ने बी को उकसाया कि मर्डर कर दे। ठीक है, बी ने मारा तो नहीं, लेकिन उसको स्टेप मतलब कुछ ना कुछ इंजरी वगैरह दे दी। ठीक है, इंजरी से डी क्या हो गया, रिकवर हो गया, तो ए है ना, मतलब कोई बचाव नहीं ले सकता कि वो उसको मरा तो है ही नहीं वो। ठीक है, तो मैं मर्डर के लिए दोषी कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ए ने उकसाया तो है, हाँ हो सकता है गाँव उसका अभी पढ़ा था ना कि रिजल्ट आना या ना आना या कम आना वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने उस अपराध का अबेटमेंट किया है तो वो अबेटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए यहाँ पर ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भले ही वो रिकवर हो गया, लेकिन ए पर तो क्या है, मर्डर के अबेटमेंट का आरोप लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये था एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन थ्री है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ टू कमिटिंग एन ऑफेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप उकसा रहे हो, आपने किसी बच्चे को उकसाया किसी का क्राइम के लिए करने के लिए, तो बच्चे का तो अपराध नहीं माना जाएगा, सिंपल सा है, लेकिन आपका अबेटमेंट ऑफ डेट ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी और इंटेंशन और नॉलेज एज दैट द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, और सेम उसको इंटेंशन हो, सेम उसकी नॉलेज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपने किसी बच्चे को उकसाया है, ठीक है, या किसी ऐसे पर्सन को उकसाया है जो कैपेबल बाय लॉ क्राइम करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, नॉट कैपेबल है, ठीक है, तो भी आपका अबेटमेंट तो हो जाएगा। जैसे इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ए विद गिल्टी intention abates a child or a lunatic to commit an act which would be an offense। ठीक है, मतलब ए ने किसी बच्चे को या पागल को, क्योंकि इन दोनों के द्वारा ही अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है, बीएनएस के अंदर उनको उकसाया। ठीक है, उकसाया, कमिटिंग अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए। ठीक है, वेदर द एक्ट इज कमिटेड और नो, ए इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। अबिटमेंट के लिए ए तो क्या होगा, लाइबल होगा। हाँ, हो सकता है उस यूनिट की, उस चाइल्ड की नहीं होगी लाइबिलिटी यहाँ पर, चाहे उसने मर्डर के लिए उकसाया है, चाहे ग्रीवस हर्ट के लिए या किसी भी तरह के अपराध के लिए उकसाया है, यहाँ पर इन दोनों की तो लाइबिलिटी नहीं होगी, पर ए ने जिस भी अपराध के लिए उसको उकसाया है, ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी ज़रूर होगी। ठीक है, उसके बाद अगला है, अगला इसके अंदर है इसके अंदर जो एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, जैसे बी दे रखा है, ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, जेड की मर्डर करना है, इंस्टिगेट बी, बी को उकसाता है, अ चाइल्ड, बी कौन है, बच्चा है, जिसकी उम्र 7 साल से कम है, अंडर 7 ईयर ऑफ एज, टू डू एन एक्ट विथ विच कोजेज जेड डेथ। ठीक है, और वो जेड की मृत्यु कर देता है। ठीक है ना, विच causes that B in consequences of the abatement does the act in the absence of A and thereby causes that here though B was not capable by law को committing an offense, B तो यहाँ पर capable नहीं है, ठीक है ना, मृत्यु भले कर दी, A is liable to punishment in the same manner if B had been capable by law to doing had committed murder, तो यहाँ पर A को तो मर्डर के लिए लायबल माना जाएगा, क्योंकि बी पर तो आरोप, बी पर तो आप मर्डर के चार्ज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चाइल्ड है, और चाइल्ड को क्या दे रखी है यहाँ पर, प्रोटेक्शन दे रखी है बीएनएस के अंदर। ठीक है ना, अपवाद के अंदर आता है, जिससे अपन ने पहले पढ़ा भी था, तो चाइल्ड का तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ए का माना जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर और टू ए ड्वेलिंग हाउस। ठीक है, किसी रहवास घर के अंदर, ठीक है, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ए बी को उकसाता है कि आग लगा दे। ठीक है, बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अब बी तो क्या है, पागल है, ठीक है ना, और पागल के लिए दुनिया भी पागल ही होती है, ठीक है ना, वो अकेले ही समझदार होता है। ठीक है, तो being capable of knowing the nature of the act or that he is doing what is wrong और contrary to law, उसको नहीं पता है कि क्या wrong है और क्या contrary to law है, sets fire to the house in consequences of his instigation।
और वो आग लगा देता है, ठीक है। बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, बी को तो प्रोटेक्शन है भाई, पागल है वो तो, ठीक है ना। और बट ए इज गिल्टी ऑफ अबिटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। लेकिन ए को किसका गिल्टी माना जाएगा, घरों में आग लगाने के लिए उकसाने का, मतलब उसके ऊपर आरोप लगेगा, और इज लाइबल फॉर पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस, और उसके लिए जो भी पनिशमेंट होगा वो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। ए इंटेंटिंग टू कोज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट्स बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजीशन, ठीक है। मतलब पोजीशन से, थेफ्ट की जो परिभाषा है उसके अंदर यही है ना, पोजीशन से लेना, ठीक है। तो चोरी करने के लिए उकसा रहा है, ठीक है, सीधा सीधा है। ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब वो इस तरीके से कहता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, जेड की, वो तो प्रॉपर्टी मेरी है, उसने तो ऐसे ही ले ली होगी या उसके ऐसे ही नाम होगी, ठीक है ना, और कैसे भी करके उसके कब्जे से छुड़ा के मेरे पास लिया, ठीक है। बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द जेड पोजीशन, बस भाई इतना सा सुना और उसने तो उससे प्रॉपर्टी छीन ली या चोरी कर ली, जो भी है, इन गुड फेथ बिलीविंग दैट ए इज प्रॉपर्टी, ये जानते हुए कि ये तो भाई प्रॉपर्टी किसकी है, एक ही है। बी एक्टिंग अंडर हिज दिस मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट, ठीक है। उसने तो मिस कंसेप्शन था, क्योंकि थेफ्ट के लिए क्या है, मेन वर्ड है डिसऑनेस्टली एक्ट होना चाहिए। यहाँ पर बी का कोई डिसऑनेस्ट एक्ट नहीं था, कोई बेईमानी करना नहीं था, उसका गुड फेथ के अंदर था। उसने ये बिलीव किया कि ये तो प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, जबकि वो प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। तो A is guilty of the abetting theft is liable for the same punishment as B committed theft, ठीक है। चोरी के लिए जैसा कि अबेटमेंट हो का जो भी पनिशमेंट है उसको मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ते हैं। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन ऑफेंस इज आल्सो एन ऑफेंस, मतलब किसी अपराध का अबेटमेंट करना, उकसाना तो ऑफेंस है ही, लेकिन अबेटमेंट का अबेटमेंट भी क्या है, ऑफेंस है, ठीक है ना। इसका मतलब अबेटमेंट की चेन बड़ी लंबी है, इससे आप बच नहीं सकते। आपने ऐसे अपराध का उकसाया, और उकसाने के लिए भी और भी उकसाया, तो भी उसका अबेटमेंट का अबेट मतलब कड़िया जुड़ी हुई है, तो उसका भी अपराध मतलब ऑफेंस ही माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, ठीक है। ए ने पहले तो किसको उकसाया, बी ने, तो बी किसको उकसा रहा है, सी को। तो बी और सी दोनों ही अपराध कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। टू मर्डर जेड, जेड को मरवाने के लिए, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी ने सी को उकसाया, ए ने बी को उकसाया, बी ने सी को उकसाया, और सी को क्या कह रहा है कि मर्डर कर देना जेड का, ठीक है। सी कमिटेड दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीज इंस्टिगेशन, अब बी के कहने से इनडायरेक्ट किसका था यहाँ पर, अबेटमेंट ए का था, लेकिन डायरेक्ट किसका है, बी का है, और बी के कहने पर उसने जेड को राम हवाले कर दिया, लगा दिया उसको ठिकाने, ठीक है। बी इज लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस with the punishment for murder, and as A instigated B to commit the offense, A is also liable to the same punishment. अब यहाँ पर A ये बचाव नहीं ले सकता कि भाई मैंने तो B को उकसाया था और B ने C से ये काम करवाया, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट, अबेटमेंट का अबेटमेंट भी क्या है यहाँ पर, ऑफेंस माना जाएगा, चाहे उकसाव कोई भी इनडायरेक्टली है, उसका इंटेंशन था, और यहाँ पर उसको उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल किया जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 अपन पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है अबेटमेंट के लिए कि वो है ना उसकी सहमति दे या उसके साथ शामिल होकर उसका षड्यंत्र बनाए, ठीक है। इट इज़ सफिशिएंट ही बी इंगेजेस इन द कॉन्स्पायरेसी इन प्रेजेंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। ऑफेंस कमिट हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसके अंदर उसकी प्रेजेंस ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। चाहे उसको पता नहीं है कि मेन मकसद क्या है इन लोगों का, लेकिन वो अपराध में शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, अबेटमेंट का हिस्सा बन रहा है। जैसे ए कंसर्ट विथ बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, ठीक है। ए क्या होता है, बी जेड को विश देने के लिए ए मतलब बी के साथ मिलकर एक योजना बनाता है, ठीक है, योजना बनाता है। इट इज एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन एंड एक्सप्लेन द प्लान ऑफ टू सी मेंशनिंग द थर्ड पर्सन टू बी एडमिनिस्टर द पॉइजन, ठीक है।
विष की व्यवस्था करता है, ठीक है। और सी कौन देगा, उसको पॉइजन देगा, ठीक है ना, बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम, लेकिन ए का नाम कहीं पर नहीं आया है, ठीक है। सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन, सी विष देने को, किसको, जेड को विष देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं है ये कौन दिलवा रहा है, ए दिलवा रहा है, ठीक है। एंड प्रोक्योर्स एंड डिलीवर्ड इट टू बी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड इन मैनर एक्सप्लेन्ड, और बी उसको सारा सब कुछ गणित समझा देता है कैसे कैसे उसको पॉइजन देना है। ए एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो क का नाम नहीं लेता है और विष को उपवात करता है और उसे उपावत कराने के लिए समझाए गए प्रकार के लिए, और क विष देता है, ठीक है। यहाँ पे ए विष देगा, ठीक है। ये दो ए एंड सी हैव नॉट कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, यहाँ पर ए और सी ने साथ मिलकर योजना नहीं बनाई है, प्लानिंग तो किसने बनाई थी, ए और बी ने मिलकर बनाई थी। Yet C has been engaged in the conspiracy in presence of the Z of a murder, लेकिन यहाँ पे C भी कहीं ना कहीं शामिल है Z के मर्डर के लिए, तो C therefore committed the offense defined in this section and is liable for the punishment of murder। कहने का मतलब है आप प्लान को सीधे तौर पे अगर आप नहीं भी बताकर, ठीक है, आप प्लान के अंदर शामिल नहीं हो, लेकिन अगर आप ऑफेंस का हिस्सा बनते हो तो भी आपको अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा, आपको अबेटर माना जाएगा, ठीक है। तो ये 5 एक्सप्लेनेशन थे सेक्शन 46 के, जिसके अंदर अबेटर कौन होगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसके अगर आप केस में फटाफट बता देती हूँ, वैसे आधे घंटे की वीडियो अबेटमेंट में बन गई है, लेकिन मैं बता देती हूँ। मैं केस लो है इसका, एक तो है संजू उर्फ संजय एट द रेट संजय सिंह सेनगार वर्सेस एमपी स्टेट ऑफ एमपी 2002। अब इसमें है कि अबेटमेंट के लिए है ये केस। मियर वर्ड्स लाइक गो एंड डाई स्पोकन इन एंगर डज नॉट अमाउंट टू इंस्टिगेशन। अगर ये कह देना कि जा और मर जा, ठीक है ना, इतना कह देना केवल अबेटमेंट के लिए काफ़ी नहीं है। ये कहा गया था संजय सिंह सेंगार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2002, ठीक है। गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसके अंदर ये था कि एक महिला थी विवाहित और उसको मतलब है ऐसा माना गया कि मतलब प्यूरिटी वगैरह करके उसको उकसाया गया कि वो नहीं उकसाया, मतलब उकसाया नहीं गया था, मतलब उस पर प्रताड़ना की गई थी, जिससे उससे तंग आकर उसने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, ठीक है ना। तो दूसरे आरोपियों पर ये लगाया गया कि उसने सुसाइड के लिए उसको अबेट किया गया। तो यहाँ पर अबेटमेंट नहीं माना गया था, क्योंकि जो प्रताड़ना दी गई थी उससे कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं था। हाँ, उसको परेशान किया गया था, लेकिन मियर उससे परेशान होकर उसने सुसाइड की थी, ये साबित नहीं हो पाया था, इसलिए इसमें इस तरीके से उस मतलब अबेटमेंट के बारे में बताया कि इसमें कोई अबेटमेंट नहीं माना गया, 306 का अपराध नहीं माना गया था, अबेटमेंट और सुसाइड नहीं माना गया था। इस केस में गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है ये केस, 2017 सुप्रीम कोर्ट। देयर मस्ट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंसाइटमेंट विद लाइव लिंक टू द सुसाइड। सुसाइड से लाइव लिंक होना चाहिए, ठीक है। सुसाइड ऐसा होना चाहिए एक्ट कि भाई उसके कहते ही उसने सुसाइड कर ली, तो डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, तभी उसका इंस्टिगेशन माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन सेक्शन पढ़ते हैं, डायरेक्ट अपन आ जाते हैं। देखो बीच बीच में बहुत सारे सेक्शन हैं जो आपको ऑफेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज वाइज चलेंगे, लेकिन अपन मेन मेन ऑफेंस के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर अगला जो ऑफेंस है वो बच्चों और स्त्रियों के विरुद्ध है, जिसमें सबसे बेकार और कहते हैं सबसे भी घिनौना अपराध जो है वो है रेप का, ठीक है। तो चैप्टर 5 है इसके अंदर, चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, जिसके अंदर सेक्शन 63 जो 375 आईपीसी हुआ करता था रेप का, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 63 रेप के बारे में बताया है, रेप की डेफिनेशन दी है कि कौन से ऐसे काम हैं जो रेप के अंदर आएंगे, ठीक है। मेरी पर्सनल व्यू से ये सबसे घटिया अपराध है, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। पढ़ते हैं अपन सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, ठीक है। सेक्शन 63, अ मैन इज सेंट टू कमिट अ रेप इफ ही, ठीक है, मैन, ठीक है, इसमें आदमी को लिया गया परिधि के अंदर, ठीक है। अ मैन 4 तरीके से अगर कोई कार्य करता है तो रेप की श्रेणी में आएगा, ठीक है। पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरिथ्रा और अनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू विथ हिम और एनी अदर पर्सन, ठीक है। इनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है।
और बी है इंसर्ट। ये जो डेफिनेशन है वो आपको पोक्सो एक्ट में हो सकती है पूछी जाए, बाकी आईपीसी वगैरह में तो कम चांसेस है कि इनके बारे में डेफिनेशन पूछी जाए, पोक्सो में पूछी जा सकती है, ठीक है। बी है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट, ठीक है, पेनिट्रेट करता है पहला है, दूसरा इंसर्ट करता है, तीसरा है मैनिपुलेशन करता है और चौथा है अप्लाई करता है, ठीक है। ये 4 तरीके हैं। अगर ये 4 तरीके से अगर कोई ऐसा कार्य करता है कोई आदमी, तो उसको रेप के कोटि में रखा गया है, रेप के इसके अंदर सीरीज में रखा गया है। इसके अलावा यही जो डेफिनेशंस है आपको ब्रॉडली आपको मिलेगी पोक्सो एक्ट के अंदर, ठीक है। और उसी के थ्रू ही चिल्ड्रन जो कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट जो होते हैं, वो इसको डील करते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। अगला है बी, insert to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, urethra, anus of the woman or makes her to do with him or any other person, or manipulates any part of the body of a woman or so cause to penetration with the into the vagina, urethra, anus or any part of the woman of a such makes her to do with him or any other person, or applies his mouth to the vagina, anus, or urethra of a woman, or makes to do so with him any other person, ठीक है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस फॉलोइंग, अंडर द 7 डिस्क्रिप्शन, ये काम करते हुए अगर साथ ये कंडीशंस भी होती है तब उसको रेप माना जाएगा। जैसे ये सारे 4 काम करता है, इन 4 में से कोई सा भी काम करता है इनमें से किसी काम को मिलाकर, ठीक है, तो रेप माना जाएगा। जैसे पहला है अगेंस्ट हर विल, ऐसा कोई कार्य कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है या अप्लाई कर रहा है अगेंस्ट हर विल, ठीक है ना। उसके बाद है विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति के बिना, ठीक है। जोर जबरदस्ती करना, उसकी सहमति नहीं है, सहमति के बिना, ठीक है। विथ हर कंसेंट, कंसेंट से तो कर रहा है, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग हर एनी पर्सन शी इज इंटरेस्टेड दैट और हर्ट, ठीक है। लेकिन उसको डरा धमका कर, ठीक है, उसका उसको डरा धमका कर कि उसका जो जैसे उसके पति को बंदी बना लिया, ठीक है, या उसके कोई भी जिसमें उसका हित है, ठीक है, चाहे उसके पापा मम्मी हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी बहन हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो, इंटरेस्टेड पर्सन हो, उसको उसको वश में करके उसकी डेथ और हर्ट करने का हवाला देके उसके साथ बिना उसकी कंसेंट से अगर इस तरीके का कार्य करता है। और फोर्थ है विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, उसकी सहमति से करता है लेकिन आदमी ये जानता है कि वह उसका पति नहीं है, and that her consent is given, she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married, और वो ये विश्वास करके कि भाई उसके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह हुआ है और इस तरीके से वो उसकी कंसेंट से ही क्या करता है, उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो भी रेप माना जाएगा। और विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट, उसके कंसेंट से करता है, लेकिन कंसेंट कब दी गई है, जब वह या तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मतलब वो पागल है, या फिर इंटॉक्सिकेशन है, नशे की हालत में है, और एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर एनी स्टूपाइंग और होलसम सब्सटेंस, ऐसा कोई ऐसे मादक पदार्थ उसको दिए गए हैं जिसमें वो अपना होश खो बैठी है, ठीक है। और शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेट टू विच ही शी गिव्स कंसेंट। बहुत सारी रेप पार्टीज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जैसे अब न्यू ईयर आने वाला है उसमें भी ऐसी पार्टीज होती हैं, तो वहाँ पर लड़कियाँ जाती है अपनी इच्छा से जाती है, लेकिन उनको इस तरीके के कुछ सब्सटेंस देकर या मिलाकर उनके साथ गलत काम किए जाते हैं, तो वो रेप की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद है विथ और विदाउट हर कंसेंट, विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर ईयर्स ऑफ 18 एज, ठीक है ना। मतलब उसकी कंसेंट के बिना किया गया है जब 18, ये पहले चेंज थी, शायद 16 साल थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट लीडिंग जजमेंट है केस के ऊपर। इसके अंदर जो महिला की आयु है वो 16 से शायद 18 साल कर दी गई है, और यहाँ पर ये अमेंडमेंट तभी से आया है, ठीक है ना। तो ये चेंज कर दिया गया था, तो इस केस को आप ध्यान रखना। और 18 साल की महिला के 18 साल से नीचे की महिला के साथ किया गया है, चाहे उसके कंसेंट से किया गया है, चाहे विदाउट इस कंसेंट हर कंसेंट किया गया है। और व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, और ऐसी दशा में नहीं है कि वो अपने कंसेंट दे, ठीक है ना। तो उस दशा में अगर करना, अगर ये इन 7 दशाओं के अंदर अगर उसके साथ है,
अगर कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन दो है। पहला ये कहता है कि वेजिना के अंदर लेबिया मेजोरा शामिल है, ठीक है। दूसरा ये है कि कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, मतलब स्पष्ट स्वैच्छिक होता है व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स गेस्चर और फॉर्म और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। कंसेंट का मतलब बताया गया है। कंसेंट एकदम स्पष्ट और स्वैच्छिक होनी चाहिए, तभी कंसेंट मानी जाएगी, बाकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कंसेंट का मीनिंग बता रखा है कि स्पष्ट और स्वैच्छिक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा नहीं उसमें होना चाहिए कि हाँ कंसेंट है भी या नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। वो चाहे वर्ड से हो सकती है, गेस्चर से हो सकती है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हो सकती है, और विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, और उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ठीक है। प्रोवाइडेड एट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बी by the reason only of the fact be regarded as the consenting of the sexual activity। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम किसी महिला के साथ रेप हो रहा है और उसने रेसिस्ट नहीं किया है ना, उसने हटाया नहीं उसको या अपना बचाव नहीं किया, तो वो ऐसा नहीं मान सकते कि उसकी कंसेंट थी। हो सकता है कि वो कैपेबल नहीं थी उसको रेसिस्ट करने में, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में उसने ऐसा अपना को पाया कि भाई, या कई बार होता है कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि अगर जानबूझकर भी उसको रेप वाली एक्टिविटीज करवाती है ताकि वो कैसे भी करके अपनी जान बचा के निकल सके वहां से, ठीक है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि उसने रेसिस्ट नहीं किया फिजिकली उसको रेप करते टाइम, इसका मतलब उसकी कंसेंट थी, ठीक है ना। तो वो इस चीजों से बाहर रखा गया है, उसको रेप ही माना जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन फर्स्ट है इसका, इसके भी दो तो एक्सप्लेनेशन थी और दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये कहता है अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप, ठीक है। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सोनोग्राफी ये होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर भी होती है, बहुत सारी होती है, तो उनको आप रेप की परिधि के अंदर नहीं रखोगे, ठीक है। एक्सेप्शन टू, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय मैन विथ हिज ओन वाइफ और द वाइफ अंडर नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ इज नॉट रेप, ठीक है। यहाँ पर भी एज पहले डिफरेंट थी, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वाइफ के साथ, ऐसा नहीं है कि वाइफ पत्नी ने पति के ऊपर इल्जाम लगाती है इसने तो मेरा रेप किया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर वाइफ अगर 18 साल से नीचे की नहीं है, ठीक है, या 18 साल या 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और तो उसकी जो वो खुद की वाइफ के साथ अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो वो रेप की परिधि में नहीं आएगा, ठीक है। तो दो तो इसके एक्सप्लेनेशन थे और दो ही इसके एक्सेप्शन हैं, ठीक है। और रेसिस्ट नहीं करना रेप नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये तो था 63 रेप क्या होता है ये बताया गया है। जो सेक्शन 375 था आईपीसी का, अब 376 आईपीसी जो 64 बीएनएस अपन पढ़ते हैं, सेक्शन 64 बीएनएस पनिशमेंट क्या होगा, ठीक है। whoever except in the cases provided in subsection 2, सबसेक्शन 2 के अंदर जो केसेस दिए गए हैं, ठीक है, उनके अलावा इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 को छोड़कर अगर कोई रेप करता है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। दो तरह के इम्प्रिजनमेंट होते हैं, सिंपल और रिगरस। तो रिगरस मिलेगा, ठीक है, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच नॉट लेस देन 10 ईयर, ठीक है, मिनिमम 10 साल का, और एलआई तक हो सकता है और फाइन हो सकता है, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर किसी पुलिस वाले ने रेप किया, कमिट रेप विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, ठीक है। अगर रेप किया है अपनी पुलिस स्टेशन वाली सीमाओं में, ठीक है, इन द प्रीमाइजेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस, ठीक है, स्टेशन हाउस की परिधियों में, ठीक है, या ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में अगर कोई वुमेन है और उसके साथ अगर किया है तो
मतलब अगर इस तरीके से अगर कोई पुलिस वाला करता है। दूसरा है कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट है तब करता है सेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट का बीएनएस का। कमिट्स अ रेप ऑन ए वुमन इन सच अ पब्लिक सर्वेंट कस्टडी और कस्टडी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट सबॉर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट। बीइंग अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस आर्मी फोर्सेस का कोई मेंबर है, ठीक है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, अगर रेप करता है। बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और द स्टाफ ऑफ जेल रिमांड होम और अदर प्लेस और कस्टडी एस्टेब्लिश्ड। और अगर कोई जेल का स्टाफ है, कोई रिमांड होम का स्टाफ है, कोई अदर कस्टडी वाला स्टाफ है जो मतलब वुमन ऑफ ए वुमेन्स या तो वुमन का या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कमिट रेप और एनी इनमेट ऑफ बंदियों के साथ इन्हें जेल होता है। बहुत सारे अभी बीच में न्यूज़ पे आई थी, पता नहीं किस जेल की थी, कि बहुत सारी वुमेन्स वहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इस तरीके से मतलब अगर इनमें होता है और होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर। लेकिन ठीक है, हमारे कानून की भी ऐसी है कमज़ोरी कि वो इन चीज़ों में पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। रिमांड होम और प्लेस और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इस तरीके से होता है। बीइंग ई पॉइंट है बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल कमिट्स रेप। अभी जैसे कलकत्ता के अंदर या शायद कलकत्ता में ही हुआ था, वो आरजी कॉलेज था, कौन सा कॉलेज था, उसके अंदर हुआ था ना रेप का केसेस, ठीक है। जो स्टाफ की थी वो, ठीक है, उस जैसे इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद है बीइंग अ रिलेटिव गार्जियन और अ टीचर ऑफ अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टुवर्ड्स वुमन कमिट्स रेप ऑफ द, ठीक है, कोई टीचर है, कोई गार्जियन है, कोई रिलेटिव है जिस पर मतलब जिसका क्या होता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट होती है, और उसी ट्रस्ट का वो हवाला लेते हुए उसके साथ इस तरीके के कार्य करता है। जी है, कमिट्स रेप ड्यूरिंग अ कम्युनल और सेक्रेटरियन वायलेंस। अगर मान लो कोई हिंसा वगैरह दंगे वगैरह हो रहे हैं, जैसे गुजरात के अंदर जब भूकंप आया था, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी ऐसे बच्चे अनाथ हो गए या महिलाएं बेघर हो गई, तो उनके साथ इस तरीके की एक्टिविटी किया गया, ठीक है। एच है कमिट्स रेप ऑन ए वुमन का नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, ठीक है, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। कमिट्स रेप ऑन ए वुमन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ठीक है, वो कंसेंट देने के लिए मतलब इनकेपेबल है, ठीक है, असमर्थ है। तब बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस अवर पर्सन वुमन कमिट्स रेप ऑन सच वुमन, ठीक है, उसकी पोजीशन को डोमिनेट करते हुए। जैसे मान लो, वैसे तो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट अलग बन रखा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे मान लो किसी ऑफिस के कर्मचारी है और उसको पता है भाई बॉस है, बॉस के अंडर में उसके बिल को डोमिनेट करेगा, तो वहाँ पर अगर वो करता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से कमिट्स रेप ऑफ ऑन ए वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, किसी भी प्रकार की पागलपन हो उसमें या फिजिकली मेंटल डिसेबिलिटी के कारण करता है। और एल है वाइल कमिटिंग रेप कोजेज ग्रीवस बॉडीली। और अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है कि जैसे बॉडीली हार्म हो, मैम्स हो, डिसफिगर कर दे, ठीक है, एंडर्स द लाइफ ऑफ अ वुमन और कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, और रिपीटेडली उस पर रेप करता है, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद रिगरस। इसमें भी रिगरस होगा, मिनिमम 10 ईयर्स होगा, एल आई होगा। लेकिन यहाँ पर एल आई उसकी टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द ऑफेंडर या जो भी उसका अक्यूज्ड है उसकी नेचुरल लाइफ तक रहेगा, जब तक कि वो मर नहीं जाता, ठीक है, और फाइन तक होगा, ठीक है। तो सेम ही है, बस यहाँ पे नेचुरल लाइफ तक होगा, ठीक है।